नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 14 का जो है छठा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक राष्ट्र के रूप में इजराइल के निर्माण का विवरण दें। एक राष्ट्र के रूप में जो है इजराइल का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो चलिए बिल्कुल डिटेल्स में जानते हैं, आसान से आसान शब्दों में। सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है। 14 मई 1948 को जो है इजराइल अस्तित्व में आया। इससे पहले इनका जो है कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन यहूदी लोग फिलिस्तीन में बहुत पहले से रहते आ रहे थे। इस क्षेत्र पर अरब अपना अधिकार समझता था और किसी न किसी तरह से यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। जबकि यहाँ पर जो यहूदी लोग थे अपने लिए एक अलग राष्ट्र इजराइल की मांग कर रहे थे। यहीं से अरब और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। अगर बात करें इजराइल की तो 14 मई 1948 से पहले इसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन यहूदी लोग जो है फिलिस्तीन के क्षेत्रों में बहुत पहले से रहते आ रहे थे और फिलिस्तीन पर जो है यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। जबकि फिलिस्तीन क्षेत्र में जो अरब लोग रहते थे वह अपने लिए जो है एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है अरबवासी वहां पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, जबकि जो यहूदी लोग यहाँ पर बसे हुए थे वह अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। और यही कारण से इन दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इजराइल का आखिर निर्माण कैसे हुआ। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है इजराइल के निर्माण। 1948 ईस्वी से पहले फिलिस्तीन ब्रिटेन के औपनिवेशिक राज्य था। ये आपको ध्यान रखनी है। जो यूनाइटेड किंगडम था यानी कि जो ब्रिटेन था वह एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक राष्ट्रों पर जो है अपना उपनिवेशवाद बनाया था। उपनिवेशवाद मतलब होता है अपना गुलाम बनाया था। जबकि यहूदी लोग बहुत लंबे से जो है फिलिस्तीन क्षेत्र में रहते आ रहे थे। यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र इजराइल की मांग कर रहे थे। यहाँ पर यहूदी लोग बहुत पहले से रहते आ रहे थे और इसीलिए यहाँ पर यहूदियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यही कारण है कि यहूदी लोग अपने लिए एक अलग राष्ट्र इजराइल की मांग कर रहे थे। यही उद्देश्य संसार के जो विभिन्न भाग था उन सभी क्षेत्रों से यहूदी लोग फिलिस्तीन आकर बसने लगे, क्योंकि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्रों में यहूदियों का हर जगह शोषण किया गया, उन पर अत्याचार किया गया। उनके लिए संसार में कहीं भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यही कारण है कि संसार के सभी यहूदी लोग बहुत तेजी से फिलिस्तीन आकर बसने लगे। जब विदेशियों से आकर यहूदी लोग फिलिस्तीन में भारी मात्रा में बसने लगे तो अरब राष्ट्र ने जो है इनका विरोध किया। जब भारी मात्रा में विदेशों से आकर फिलिस्तीन में यहूदी लोग बसने लगे तो ऐसे स्थिति में जो अरबवासी थे, जो अरब राष्ट्र था, उन्होंने जो है इनका विरोध करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन को कहने लगा कि यहाँ पर जो है यहूदियों को अधिक मात्रा में आने की अनुमति नहीं दें, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेशवाद कौन था? फिलिस्तीन था। इसी दौरान यूरोप में जो है अंतरराष्ट्रीय स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके कारण यूरोप के विभिन्न देशों से यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। चूंकि यहूदी लोग शिक्षा, धन और सांस्कृतिक रूप से अन्य धर्मों से अधिक आगे बढ़ चुके थे, जिसके कारण जो है उसकी ऊंची स्थिति को देखकर उन्हें किसी भी राष्ट्र में रहने का अनुमति नहीं दिया जाता था। अगर बात करें यहूदियों की, जब यूरोप में जो है अंतरराष्ट्रीय स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ने लगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अटैक करने लगा, आक्रमण करने लगा। यही कारण है कि यहूदियों का हर जगह शोषण किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, जिसके कारण विभिन्न राष्ट्रों से, विभिन्न देशों से यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। यहूदी लोग जो है शिक्षा में, धन में और सांस्कृतिक रूप से जो है बहुत आगे थे। कहा जाता है दोस्तों, जो आप अभी टेक्नोलॉजी देख रहे हो ना, 70% जो है इसी का कब्जा है। आप समझ सकते हो। तो यहूदी लोग जो है शिक्षा के क्षेत्रों में, धन के क्षेत्रों में, चाहे सांस्कृतिक हो चाहे धर्म हो, सभी क्षेत्रों में यह जो है अन्य जातियों की तुलना में बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही यह जो है आगे बढ़ चुके थे। यही कारण है कि इनकी ऊंची स्थिति को देखकर किसी भी राष्ट्र में इनको निवास करने नहीं दिया जाता था। इनसे डरता था कि यहूदी लोग जो है उस राष्ट्र पर अपना कब्जा न जमा ले। जर्मनी में नाजी क्रांति के बाद यहूदियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि हिटलर जो था दोस्तों वह यहूदियों का कट्टर विरोधी था, इन्हें अपना शत्रु मानता था। जर्मन नाजी क्रांति के बाद जो है यहूदियों में भगदड़ इसलिए मच गया क्योंकि हिटलर ने उनको जगह जगह पर जाके मारा, क्योंकि जो हिटलर था यहूदियों को अपना शत्रु मानता था। यही कारण है कि 1934 के अंत तक अधिकतर यहूदी जो है फिलिस्तीन आकर बसने लगे थे। फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जब विश्व भर में इनका कोई ठिकाना नहीं था, हर जगह इनको मारा पीटा जा रहा था, कहीं पर इन्हें निवास नहीं करने दिया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में सभी यहूदी लोग अपने लिए जो है फिलिस्तीन को एक सेफ जोन मानते थे कि वहां जाने पर जो है
इनके साथ ये सभी समस्याओं को नहीं देखना पड़ेगा। यही कारण है कि 1934 के अंत तक जो है अधिकतर यहूदी लोग पूरे विश्व से उठकर और फिलिस्तीन क्षेत्रों में बहुत तेजी से बसने लगे थे। अरब राष्ट्र यहूदियों की बढ़ती संख्या से भयभीत हो गया था कि फिलिस्तीन पर अपना अधिकार न कर ले। अरब राष्ट्र यहाँ पर जो था वह पूरी तरह से भयभीत हो गया था जब यहूदियों की संख्या बहुत तेजी से फिलिस्तीन में बढ़ रहा था कि यहूदी लोग यहाँ पर जो है कब्जा न जमा ले, जिसके कारण उन्हें नवंबर 1935 में ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ शर्तों को रखा जो इस प्रकार से है। जब यहाँ पर यहूदी बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो अरब सरकार ने ब्रिटेन के समक्ष कुछ शर्तों को रखा जो इस प्रकार से है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना, अरब द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांगे। क्या क्या मांगे रखा गया था? तो पहला था फिलिस्तीन में जल्द से जल्द जो है प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। दूसरा था कि जो अरबवासी कर्ज को ना चुका सके उनकी जमीन पर जो है यहूदियों को अधिकार नहीं दिया जाए, यानी कि अगर कोई अरबवासी कर्ज नहीं चुका पा रही है ब्रिटिश सरकार का तो ऐसे स्थिति में उस जमीन को जो है यहूदियों को ना दिया जाए। तीसरा था एक ऐसा कानून को बनाया जाए जिससे भविष्य में कोई भी यहूदी फिलिस्तीन में अपना जमीन ना खरीद सके, यानी कि यहूदी यहाँ पर आके रह सकता है, यहाँ पर कमा खा सकता है, लेकिन यहाँ पर अपना जमीन नहीं खरीद सकता है। ऐसा कानून बनाने के लिए कहा गया अरब राष्ट्र द्वारा, किसको? ब्रिटिश सरकार को। चौथा था फिलिस्तीन पर यहूदियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए, यानी फिलिस्तीन में बहुत तेजी से जो यहूदी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बस रहे हैं, उनको पूरी तरह से आने से रोक लगा दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अरब ने उग्रता और दंगे का सहारा लिया। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी मांगों को कहा कि ये सभी मांगे बेबुनियाद है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। यही कारण है कि अरब राष्ट्र ने जो है उग्रता और दंगे का सहारा लिया यहाँ पर यहूदियों के प्रवेश को रोकने के लिए। और अंत में जो है अरब और यहूदियों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग गठित की गई। इस आयोग ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि बार बार जो है इनके बीच समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इनके बीच कोई समझौता नहीं हो पा रही थी। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच कभी भी समझौता नहीं कराया जा सकता है। आठवां है जिसके कारण फिलिस्तीन को अरबों और यहूदियों के बीच दो राज्यों में बांटने की बात कही गई। जब इन दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाया तो ऐसे स्थिति में जो है ब्रिटेन ने एक नीति को लागू किया कि जो है फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक भाग अरबों के लिए होगा और एक भाग जो है यहूदियों के लिए होगा। साथ ही ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने भी अपने लिए एक अलग राष्ट्र का जो है प्रावधान रखा, क्योंकि जब तक वो अपने हित के लिए काम नहीं करेगा तब तक ये सब भला कैसे कर सकता है कि दो लोगों के बीच जो है शांति लाने के लिए फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। इन्होंने अपने हित को भी ध्यान में रखा और कहा नहीं, फिलिस्तीन को दो भागों में नहीं बल्कि तीन भागों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार से फिलिस्तीन को तीन भागों में विभाजित करने की योजना बनाई गई। एक होगा अरब के लिए, दूसरा होगा ब्रिटिश राज्य और तीसरा जो होगा यहूदियों के लिए राज्य होगा। तो इस प्रकार से तीन भागों में फिलिस्तीन को बांटने की बात कही गई। यहूदियों ने ब्रिटिश के इस योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहूदी लोग किसी न किसी तरह से अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, परंतु अरबों ने इस फैसले को जो है ठुकरा दिया, उन्होंने नहीं माना। अब यहाँ पर आंतरिक विद्रोह और अधिक भयंकर रूप धारण कर ली। जब यहाँ पर जो है अरबों ने ब्रिटिश सरकार के इस नीति को नहीं माना, इस फैसले को नहीं माना, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आंतरिक विद्रोह पहले से और अधिक भयंकर रूप ले लिया। यह माना जाता है कि 1938 के अंत तक लगभग 3700 व्यक्ति मारे गए थे। 1938 के अंत तक यहाँ पर जो है लगभग 3700 लोग मारे गए थे। समझ सकते हो यहाँ कितना तेजी से विद्रोह फैल रहा था। ब्रिटेन ने इसको देखते हुए एक और आयोग गठित किया ताकि शांति स्थापित किया जा सके। जब यहाँ पर बहुत तेजी से आंतरिक विद्रोह फैल रहा था, इसको देखते हुए ब्रिटेन ने एक और आयोग गठित किया ताकि इन दोनों के बीच शांति स्थापित करी जा सके। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को लेकर योजना। क्या योजना बनाया गया ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के मुद्दे को समाप्त करने के लिए? फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच गंभीर हालत को देखते हुए ब्रिटेन ने अपनी नई योजना लाया। क्या योजना लाया? वो योजना ये था कि फिलिस्तीन को तीन भागों में नहीं बांटा जाएगा। इस योजना को इन्होंने समाप्त कर दिया जो पहले लाया था, और इन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इनके समस्याओं को सुना जाएगा और उनको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन में ब्रिटेन ने अरबों और यहूदियों को अपना मामला रखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु इन लोगों के बीच कोई भी समझौता नहीं कराया जा सका। इस सम्मेलन में ब्रिटेन ने अरबों और यहूदियों को निमंत्रण दिया, यानी आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आइए और अपनी समस्या को रखिए, हम उसको समाधान करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। अंत में ब्रिटेन ने अपनी ओर से निर्णय देते हुए कहा कि 1939 में फिलिस्तीन को 10 वर्षों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। इसके लिए जो है कुछ शर्तों को रखा गया था, जिसमें पहला शर्त था
फिलिस्तीन राज्य का विभाजन नहीं किया जाएगा, परंतु अरबों को ब्रिटेन के साथ संधि करना पड़ेगा ताकि यहूदियों के अधिकार की रक्षा की जा सके। यहाँ पर कहा गया कि फिलिस्तीन राज्य का जो है 3 भागों में विभाजन नहीं होगा, लेकिन अरब सरकार को जो है ब्रिटेन के साथ एक संधि करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर जो यहूदी लोग आकर बस गए हैं उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके। दूसरा था, इस नए राज्य के प्रशासन में अरब और यहूदी दोनों भाग लेंगे, यानी कि जब यह नया राज्य स्वतंत्र राज्य बन जाएगा तो इसमें जो अरब वासी है उसका भी प्रशासन रहेगा, जो यहाँ पर यहूदी लोग है उसका भी प्रशासन रहेगा, यानी दोनों लोग मिलकर प्रशासन को चलाएंगे। तीसरा, यह राज्य स्थापित होने के बाद यहूदियों के प्रवास पर सीमा निर्धारित की जाएगी कि 5 वर्षों में कितने यहूदी फिलिस्तीन में प्रवेश कर सकते हैं। जब यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाएगी उसके बाद यह निर्धारित की जाएगी कि 5 वर्षों में कितने यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस सकते हैं। चौथा शर्त था, अरबों की अनुमति के बिना यहूदी फिलिस्तीन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यानी कि अरबों की अनुमति के बिना कोई भी यहूदी जो है फिलिस्तीन में नहीं आ सकेगा। पांचवा था कि जब यहूदी और अरब वासी दोनों वापसी समझौते की स्थिति में पहुंच जाएगा तो फिलिस्तीन में जो है स्वतंत्र राज्य का संविधान तैयार किया जाएगा, यानी कि जब यहूदी और अरब वासी मिलकर रहने लगेंगे, उनके बीच कोई दंगे नहीं होंगे, उनके बीच समझौता हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र राज्य का जो है संविधान निर्माण किया जाएगा जिसमें दोनों के अधिकारों को दिया जाएगा। अरबों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ही राष्ट्र संघ ने संरक्षण आयोग की नीति का उल्लंघन कहा। अरबों ने इस फैसले को भी नहीं माना, जिसके कारण जो है राष्ट्र संघ ने कहा कि संरक्षण आयोग की नीति का जो उल्लंघन कर रहा है कौन, अरब कर रहा है। और इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा था उस मामले को अनिश्चित काल तक रोक दिया गया। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। अरबों और यहूदियों के बीच फिलिस्तीन पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला, जिसमें हजारों की संख्या में यहूदी लोग मारे गए। अंततः 1948 ईस्वी में जो है फिलिस्तीन के ही एक भाग को काटकर इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया गया। इस प्रकार से साथियों, अरबों और यहूदियों के बीच फिलिस्तीन को लेकर बहुत लंबे तक संघर्ष होने के बाद अंततः जो है 1948 ईस्वी में फिलिस्तीन के ही एक भाग को काटकर इजराइल राष्ट्र के रूप में निर्माण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हमारा हौसला बिल्कुल टूट जाता है। तो इसीलिए आप जो है एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला को जरूर बढ़ाएं। इससे जो हम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। आप ही हमारा जो है ताकत हो, आप ही हमारा हिम्मत हो, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट कैसे ला पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।